नमस्कार। कभी सोचा है कि जिन पॉलिटिकल आइडियाज को हम यूनिवर्सल मानकर चलते हैं, उनकी जड़ें असल में कहाँ से आती हैं? आज हम जे साई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत के मेन आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें ठीक यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। देखिए, सेक्युलरिज्म, सिविलाइजेशन, ये ऐसे शब्द हैं जो हम रोज सुनते हैं और हम मान लेते हैं कि इनका मतलब सबके लिए हर जगह एक ही है। पर क्या वाकई ऐसा है? ये किताब इसी धारणा को चैलेंज करती है और कहती है कि इन शब्दों की जड़ों को खंगालना जरूरी है। तो इस पूरी बात की तह तक जाने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉलोनियलिटी यानी औपनिवेशिकता। हाँ, ये सुनने में कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद जैसा लगता है, पर इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और सच कहूं तो यही फर्क इस पूरी बहस की जड़ है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद वो था जब किसी देश पर फिजिकली कब्जा कर लिया जाता था। वो तो आज़ादी के साथ खत्म हो गया। लेकिन कॉलोनियलिटी यानी औपनिवेशिकता वो एक माइंडसेट है, एक सोच का ढांचा है जो आज़ादी मिलने के सालों बाद भी हमारे सोचने के तरीके, हमारे सिस्टम्स पर असर डालता है। तो ये कॉलोनियलिटी सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक पूरा ग्लोबल सिस्टम था जिसमें दुनिया को नस्ल के आधार पर सुपीरियर और इन्फीरियर में बांट दिया, मतलब सभ्य और पिछड़े में। इसी सोच ने गैर यूरोपीय लोगों को कमतर दिखाया और एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी बनाई जिसमें फायदा हमेशा यूरोप को ही हो। और यही वो अदृश्य विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। अच्छा, तो इस कॉलोनियलिटी वाले माइंडसेट का भारत से क्या लेना देना? किताब के मुताबिक इसका जवाब धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में छुपा है। और इसकी जड़ें वो यूरोप के इतिहास में इतनी गहरी हैं कि जानकर शायद हैरानी होगी। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि सेक्युलरिज्म का आइडिया आया कहाँ से। ये असल में यूरोप के अपने धार्मिक झगड़ों की देन है। कहानी शुरू हुई कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक बगावत से और धीरे धीरे ये इस सोच में बदल गई कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो चर्च से ऊपर है। और यहीं पर लेखक अपना सबसे बड़ा पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सेपरेशन है ना, सेक्युलर और स्पिरिचुअल का, ये कोई यूनिवर्सल आइडिया नहीं है। ये तो क्रिश्चियनिटी के अंदर की ही एक बहस थी। सवाल ये नहीं था कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज कैसे बने, बल्कि ये था कि एक ईसाई समाज को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जो सेक्युलर स्टेट बना वो असल में रिलीजन न्यूट्रल था ही नहीं। लेखक इसे क्रिश्चियन सेक्युलर गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी सरकार जो कानून के जरिए ईसाई मोरालिटी को ही लागू कर रही थी, बस तरीका थोड़ा अलग था। ठीक है, तो ये सब यूरोप में हुआ, पर इसका भारत से क्या कनेक्शन? कनेक्शन बहुत गहरा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने इसी मॉडल को भारत पर लागू किया और नाम दिया द सिविलाइजिंग मिशन, यानी सभ्य बनाने का मिशन। मैकॉले ने तो साफ साफ कह दिया था, भारतीयों को यूरोपियन बनाना सिर्फ कोई मॉरल ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये राज करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका था। सोचिए, अगर आप लोगों की सोच ही अपने जैसी बना दे, तो फिर उन पर जोर जबरदस्ती से राज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद आपके हिसाब से चलेंगे। और ये मिशन सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं था, ये एक रिलीजियस मिशन भी था। शिक्षा तो एक तरह का जरिया थी, एक टूल थी, जिसका असली मकसद भारतीयों को सुधारना और धीरे धीरे उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ लाना था। तो फिर फाइनल गोल क्या था? मकसद था एक ऐसी नई इंडियन एलीट क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो इंडियन हो, पर सोच और समझ से पूरी तरह अंग्रेज। मैकॉले के ही शब्दों में कहें तो इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। और यही लोग फिर अंग्रेजों के एजेंट बनकर अपने ही लोगों पर राज करने में मदद करते। और अब कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं रह जाती। अब हम देखेंगे कि कैसे इन कॉलोनियल आइडियाज को इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बना दिया गया, पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। इसे एक तरह का ग्लोबल सिविलाइजेशन टेस्ट समझिए। लीग ऑफ नेशंस ने तय किया कि सभ्य कहलाने के लिए क्या क्या करना होगा, और ये सारी शर्तें, ये सारे नियम यूरोपियन और क्रिश्चियन वैल्यूज पर आधारित थे। मतलब अगर आपको इस क्लब ऑफ नेशंस का हिस्सा बनना है तो आपको उनके बनाए नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एक तरफ ये तस्वीर है जो कॉलोनियल रूल की बेरहम सच्चाई दिखाती है, और दूसरी तरफ सेक्रेड ट्रस्ट ऑफ सिविलाइजेशन जैसे बड़े बड़े शब्द हैं। ये जो फर्क है ना, ये जो हिपोक्रेसी है, ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट के दोहरे चरित्र को साफ साफ दिखाता है। और यहीं पर
लेखक अपने आर्ग्यूमेंट को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि भारत लीग ऑफ नेशंस का एक ओरिजिनल मेंबर था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसकी शुरुआत 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुई, वो इसी स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन से तय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान की नींव ही एक ऐसी विचारधारा पर रखी गई जो भारतीय नहीं बल्कि यूरोपियन थी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे सामने है। तो सवाल आखिर में यही बचता है कि अगर हमारे संविधान की जड़ें कॉलोनियलिटी में हैं, तो आज की तारीख में इसका एक डीकॉलोनियल रिव्यू, एक औपनिवेशिक पुनरावलोकन कैसा दिखेगा? अगर हम इसे एक भारतीय नज़रिए से फिर से देखें तो क्या बदलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।